नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एयर मास। एयर मास मतलब यानी जो हमारी वायु राशि है। अगर हम बात करें कि वायु राशि होती क्या है और क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की उस विस्तृत और सघन राशि को हम वायु राशि कहते हैं, जिसमें कि विभिन्न ऊंचाइयों पर भौतिक गुण अर्थात यानी उनके तापमान और आर्द्रता के जो लक्षण हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक जैसे हों। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्रिचफील्ड ने इसकी परिभाषा बताई है कि वायु राशि है वो वायुमंडल का वो विस्तृत भाग है जिसमें तापमान और आर्द्रता से संबंधित है जो विशेषताएं हैं वो अक्षैतिज दिशा में एक जैसी मिलती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक जैसी उनकी विशेषताएं होती हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो वायु राशियों की जो उत्पत्ति है उसकी बात करते हैं। वायु राशियों की उत्पत्ति तब होती है जब हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो हमारी वायु है वो समान ताप और उनके जैसी जो आर्द्रता वाले जो धरातल पर कुछ समय के लिए टिकती है। और ऐसी कंडीशंस में क्या होता है बच्चों कि जो वायु है वो धरातल के तापमान और आर्द्रता के जो गुणों को अपने में धारण कर लेती है और एक वायु राशि बन जाती है। अगर हम वायु राशि की विशेषताओं की बात करते हैं यानी उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक जो वायु राशि है वो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर से लेके हज़ारों वर्ग किलोमीटर तक फैली हो सकती है। कभी कभी अगर हम उनकी विशालता की बात करें तो एक वायु राशि है वो एक महाद्वीप के एक बड़े हिस्से के बराबर भी हो सकती है। ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो ये पूरे हमारे जो ट्रोपोस्फियर है उसमें भी फैली हो सकती है। अगर हम बात करें कि वायु राशि में अनेक परतें होती हैं, लेकिन होता क्या है कि सभी परतों में यानी उनकी लेयर्स में तापमान और ह्यूमिडिटी लगभग एक समान वहाँ पे हमें मिलता है। अगर हम देखें कि जब जो विपरीत गुणों वाली वायु राशियाँ हैं वो आपस में मिलती हैं तो उनके मिलन अक्षेत्र अर्थात जो उनकी बाउंड्री होती है उनमें थोड़ी दूरी पर तापमान और ह्यूमिडिटी संबंधी जो दशाओं में पर्याप्त हमें अंतर देखने को मिलता है। फिर अगर हम देखें कि जो हमारी वायु राशियाँ हैं, वायु राशियों में तापमान और आर्द्रता के जो लक्षण हैं उनके वितरण में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि जो वायु राशियों में तापमान और आर्द्रता के इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर जो कंडेंसेशन के विभिन्न रूप और वर्षा की मात्रा उनके ऊपर वो निर्भर करती है। वायु राशि क्या होती है कि वो अपने उद्गम अक्षेत्र पर स्टेबल न रहकर आगे की ओर वो बढ़ना शुरू कर देती है और इसका स्थानांतरण की बात करें चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो ये अपने मौलिक रूप को बहुत धीरे धीरे छोड़ देती है। फिर अगर हम देखें कि जो सभी वायु राशियाँ हैं वो किसी न किसी धरातलीय जो पवन तंत्र है हमारा यानी जो हमारा विंड सिस्टम है उससे वो संबंधित होती हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि जो हमारी जो वायु राशि है उसका नेचर कैसा है यानी उसकी प्रकृति कैसी है। अगर हम देखें कि आर्द्रता की जो उपस्थिति के कारण जो वायु राशियाँ हैं वो किसी अक्षेत्र के मौसम को भी प्रभावित करती हैं। जैसे यदि किसी वायु राशि का जो तापमान है उस अक्षेत्र के तापमान की अपेक्षा जिस पर वो स्थिर है या वो मूवमेंट कर रही है उससे कम हो तो हम उस वायु राशि को ठंडी वायु राशि कह सकते हैं। यदि इसके विपरीत किसी वायु राशि का जो तापमान है वो उस क्षेत्र के तापमान की अपेक्षा जिस पर वह स्थिर है या वो मूवमेंट कर रही है उससे अधिक हो तो उसको हम वार्म एयर मास कहते हैं, यानी उष्ण वायु राशि उसको कहा जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो वायु राशियाँ हैं उसके उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं यानी वहाँ उनकी उत्पत्ति की बात करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो क्षेत्र जहाँ एक जैसा गुण धारण करने वाली वायु राशियाँ उत्पन्न होती हैं वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र कहे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है या जो हमारा धरातल है उस पर वायु राशियों के 6 आदर्श क्षेत्र यहाँ पे पाए गए हैं। पहला है जो हमारा ध्रुवीय सागरीय क्षेत्र यानी जैसे हमारा अटलांटिक है, प्रशांत महासागर का के जो उत्तरी क्षेत्र हैं जो शीतकाल में होती है। फिर हमारा आता है ध्रुवीय और आर्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र जैसे हमारा यूरेशिया है, उत्तर अमेरिका के जो आइस ग्लेशियर रीजन्स हैं, आर्कटिक्स रीजन्स हैं वो भी हमारे शीतकाल में होते हैं। फिर हमारा आता है उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। 4 नंबर पे हमारे आते हैं उष्णकटिबंधीय जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं और 5th नंबर पे आपका आता है भूमध्य रेखीय महासागरीय क्षेत्र और लास्ट पे आपका आता है मानसूनी
अक्षेत्र। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारी वायु राशियाँ हैं उसके वर्गीकरण की बात करते हैं, यानी उसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो वायु राशियों का वर्गीकरण है वो हमारे अनेक जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किया है। उनमें जैसे हमारा नाम आता है ट्रिवार्था का आता है, पीटरसन का आता है, बर्गनान के नाम आते हैं। फिर भी अगर हम देखें जो हमारी ट्रिवार्था के जो द्वारा जो क्लासिफिकेशन की गई है वो एक साइंटिफिक तरीके से की गई है। और अगर हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रिवार्था हैं, जो हमारे क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वायु राशियों को 3 आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है, एक हमारा आता है उद्गम अक्षेत्र के आधार पर, दूसरा हमारा आता है आर्द्रता और धरातल की प्रकृति के आधार पर, और तीसरा हमारा आता है प्रक्षेप मार्ग के आधार पर। अगर हम देखते हैं कि उद्गम अक्षेत्र के आधार पर वायु राशियाँ किस तरह की हो सकती हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो वायु राशियाँ हैं उनका भौगोलिक वर्गीकरण भी इसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो वायु राशियाँ हैं उनका वर्गीकरण हम टेम्परेचर के आधार पर करते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि टेम्परेचर के आधार पर जो वायु राशियाँ हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी पोलर एयर मास और दूसरी होती है हमारी ट्रॉपिकल एयर मास। फिर हमारी आती है आर्द्रता और धरातल की प्रकृति के आधार पर। आर्द्रता के आधार पर देखें तो ट्रिवार्था ने वायु राशियों को 2 प्रकार में विभाजित किया है। पहली हमारी आती है कॉन्टिनेंटल एयर मास, यानी जो महाद्वीपों पर उत्पन्न होती है उसको हम कॉन्टिनेंटल एयर मास कह सकते हैं, यानी उसको हम कॉन्टिनेंटल एयर मास ही कहेंगे। जैसे हमारी जो अगर हम देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी स्थित जो महाद्वीप भागों में उत्पन्न होती हैं उन वायु राशियों को हम कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास उनको कहा जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं यानी वो महाद्वीपीय भाग हैं उनमें उत्पन्न होने वाली वायु राशि को हम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास कह सकते हैं, उनको कहते हैं। फिर हमारी आती है महासागरीय वायु राशि यानी मैरीटाइम एयर मास। फिर अगर हम देखते हैं कि जो हमारी जो मैरीटाइम एयर मास है उनको भी हम आगे 2 भागों में विभाजित करते हैं, यानी जो वायु राशि ध्रुवीय समुद्र क्षेत्र पर उत्पन्न होती है उन वायु राशि को हम मैरीटाइम पोलर एयर मास हमको कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी उष्णकटिबंधीय समुद्रों में उत्पन्न होने वाली जो वायु राशि है उसको हम मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास उनको कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्गम अक्षेत्र और उत्पत्ति की जो उत्पत्ति क्षेत्र है उनकी प्रकृति के आधार पर ट्रिवार्था ने वायु राशियों को 4 भागों में विभाजित किया है। पहली इनमें आती है आपकी कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, दूसरी आपकी इसमें आती है मैरीटाइम पोलर एयर मास, तीसरी इसमें आती है कॉन्टिनेंटल जो ट्रॉपिकल एयर मास, और 4th नंबर पे इस पर आती है जो हमारी आती है मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। फिर अगर हम देखते हैं जो हमारा प्रक्षेप मार्ग है उसके आधार पर वायु राशियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारी उत्पत्ति क्षेत्र है उसको जैसे ही कोई वायु राशि छोड़ती है तो उसके जो भौतिक गुण हैं उसमें बदलाव आ जाता है, और ये परिवर्तन वायु राशियों के तापमान, आर्द्रता और उनका जो स्थापित होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन की ये जो प्रक्रिया है वो 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो हमारी होती है थर्मोडाइनमिक मॉडिफिकेशन, और दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें अगर हम देखते हैं जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो थर्मोडाइनमिक जो मॉडिफिकेशन है उसमें अगर होता है तो देखते हैं कि जो वायु राशि की जो निचली परत है या भूतल के बीच जो उष्ण जो हमारी एनर्जी है ऊष्मा है उसके आदान प्रदान के कारण वायु राशि के गर्म या ठंडे होने की जो प्रक्रिया है उसको हम थर्मोडाइनमिक परिवर्तन उसको हम कह सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि जब कोई ठंडी वायु राशि गर्म अक्षेत्र पर चलती है तो धीरे धीरे वो क्या करती है, निचली परत धीरे धीरे उसकी गर्म होने लगती हैं, तो उसमें भी बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम देखते हैं कि इस तरह का जो मॉडिफिकेशन है वो हमारे जो वायु राशि है उसमें वो बदलाव ला देता है। फिर अगर हम देखते हैं फिर दूसरा जो मॉडिफिकेशन होता है वो हमारा डायनेमिक या मैकेनिकल मॉडिफिकेशन उसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस रूपांतर में जो धरातल की गर्मी या ठंडी है उसका प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि इसमें जो चक्रवात है या जो धरातल के घर्षण के द्वारा जो वायु के ऊपर उठने से या नीचे उतरने से वायु राशि में बदलाव आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि चक्रवात में जो वायु के ऊपर उठने से उसमें इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, इसलिए हम उसको अनस्टेबल एयर मास उसको कह सकते हैं। और इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि चक्रवात में जब वायु नीचे उतरने से उसमें संतुलन आ जाता है,
उसको हम स्टेबल एयर मास कह सकते हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि जो त्रिवार्था ने विश्व की जो समस्त वायु राशियाँ हैं उनको भौतिक गुणों के आधार पर 16 भागों में उन्हें विभाजित किया जाता है। पहले अगर हम देखें कि हमारी कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास आती है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है उसको आगे दो भागों में डिवाइड किया होता है। एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड एयर मास, दूसरी इसमें आती है कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म एयर मास। फिर इसको आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कॉन्टिनेंटल पोलर जो कोल्ड होती है उसको आगे दो भागों में विभाजित करते हैं। एक हमारी आती है कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड स्टेबल एयर मास, एक दूसरी हमारी इसमें आती है कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड अनस्टेबल एयर मास। इसी तरह हम देखते हैं कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म एयर मास है उसको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है इसमें कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म स्टेबल एयर मास, दूसरी इसमें आती है कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म अनस्टेबल एयर मास। फिर अगर हम देखते हैं फिर हमारी मैरीटाइम आती है। मैरीटाइम पोलर एयर मास को आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है मैरीटाइम पोलर कोल्ड एयर मास और दूसरी इसमें आती है मैरीटाइम पोलर वार्म एयर मास। इनको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे जो हमारी मैरीटाइम पोलर कोल्ड स्टेबल एयर मास, मैरीटाइम पोलर कोल्ड अनस्टेबल एयर मास। उसी तरह हमारी जो मैरीटाइम पोलर वार्म एयर मास है उसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। मैरीटाइम पोलर वार्म स्टेबल एयर मास और दूसरी इसमें आती है मैरीटाइम पोलर वार्म अनस्टेबल एयर मास। फिर अगर हम देखें कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल एयर मास है उसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, दूसरी होती है इसमें मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। फिर अगर हम बात करें कि जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है इसको दो भागों में विभाजित करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड एयर मास और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म एयर मास। इनको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड एयर मास, दूसरी इसमें आती है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल स्टेबल और अनस्टेबल। और जो दो हमारी वार्म एयर मास है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है उसको आगे दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल और दूसरी इसमें आती है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल। फिर इसी तरह हमारी जो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है इसको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड और मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म। इनको भी आगे दो दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक इसमें आती है मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल कोल्ड अनस्टेबल और दूसरी जो हमारी है मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म है इसको भी आगे दो भागों में विभाजित किया जाता है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म स्टेबल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल वार्म अनस्टेबल। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी वायु राशियाँ हैं उसको अनेक भागों में विभाजित किया जाता है। जी, आज हमारा यहीं तक का टॉपिक है। आगे का टॉपिक हम आगे देखेंगे।